कई साल पहले खालनपुर गांव में एक पान वाला रहता था जिसका नाम था बाबू पान वाला। गांव में उसका छोटा सा ठेला था। उसके हाथ का मीठा इलायची पान बहुत मशहूर था। ठेले में पान के साथ साथ बबलू, बिस्किट्स, नान कटाई, फरसान इत्यादि खाने की चीजें भी बेचता था। वो इस ठेले से हुई कमाई से अपना घर चलाता था और अपने बेटे यश को कॉलेज में पढ़ाता था। लेकिन यश को अपने पिताजी का पान बेचना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो रोज अपने दोस्तों के साथ अपने पिताजी के पान के ठेले के सामने से गुजरता था, लेकिन जब बाबू उसे मदद के लिए पुकारता, वो कान में हेडफोन डाल के अनसुना करके वहां से निकल जाता था। बेटा यश, जरा ये पान धो देना। यश, यश, अरे सुनो तो। एक दिन बाबू तेज बुखार की वजह से बीमार पड़ गया। उसने यश को बुलाया। बेटा, मुझे नहीं लगता मैं अगले 5-6 दिन काम कर पाऊंगा। तुम जानते हो हमारा घर पान के ठेले पर ही चलता है। तुम्हारी अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमारा पान का ठेला तुम संभालो। क्या मैं पान का ठेला चलाऊं? क्या बात कर रहे हैं आप पिताजी? क्या इसलिए आप मुझे पढ़ा लिखा रहे? अब और ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए। पहले ही मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक है, तो आज से एक काम करना, तुम्हारे उन्हीं दोस्तों के घर खाना खाने जाना, उन्हीं से कॉलेज की फीस भी लेना और चाय नाश्ता वही कर लेना। बाल मूछ काटने के लिए भी पैसे उन्हीं से लेना, और हाँ, मोबाइल रिचार्ज भी उन्हीं से करवा लेना। मोबाइल रिचार्ज का नाम सुनते ही यश डर गया। नहीं नहीं, ठीक है, कुछ ही दिनों की बात है ना। मैं संभाल लूंगा आपका पान का ठेला। वैसे भी मैं एक संस्कारी बेटा हूँ, इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। चलो अच्छा है, देर से ही सही तुम्हें अकल तो आई। आओ, मैं तुम्हें पान लगाना सिखाता हूँ। पिताजी मजाक अच्छा कर लेते हो आप। ऐसे बोल रहे हो जैसे टाइटैनिक चलाना सिखा रहे हो। रहने दो, मैं लगा दूंगा पान, आखिर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। अगले ही दिन से यश ने पान के ठेले पर आना शुरू किया। क्योंकि दुकान में बहुत गर्मी हो रही थी, उसने वहां कूलर लगवाया, चेयर पर कुशन डालकर फिर कान में हेडफोन डाल के आराम से गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद एक कस्टमर ठेले पे आया। भाई, एक कलकत्ता कच्चा कट्टा बगैर सोप सधा पान लगाना। क्या क्या कहा? कलकत्ता जाना है तो स्टेशन चले जाओ। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ से सीधे जाओ और दाहिनी तरफ मुड़ो, सामने ही स्टेशन है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। आई बात समझ में। इस बेवकूफ से बना पान खाऊंगा तो सारा मुंह जल जाएगा। पता नहीं बाबू भैया ने किसको ठेले पे बिठाया है। कुछ देर बाद दूसरा कस्टमर वहां आया। अरे बाबू चाचा कहाँ है? कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। ठीक तो है ना? हाँ हाँ, एकदम ठीक है। आपको क्या चाहिए जल्दी बोलिए, मेरा गाना खत्म हो जाएगा। एक साधा पान लगाना। साधा मतलब सिंपल? मीन्स उसमें कुछ नहीं डालना होगा? यश ने एक पान पे सिर्फ चूना लगा के उसको दे दिया। पान खाके उस आदमी का मुंह बुरी तरह से जल उठा। उसने पान थूक दिया। अरे भाई, ये क्या खिलाया तुमने? सारा मुंह जल गया। आप ही ने तो सादा पान मांगा, इसलिए सिर्फ चूना लगा के दे दिया। बाप रे, ये तो एकदम बेवकूफ है। इससे बात करके भी कुछ फायदा नहीं। ये सोचकर दूसरा कस्टमर भी वहां से चला गया। यश के दोस्त विकी और मोंटी हर रोज ठेले पे टाइम पास करने आते। बहुत सारे चिप्स वेफर्स खा के, कोल्ड ड्रिंक्स पी के वहां से चले जाते। इस तरह एक महीना निकल गया। एक दिन यश ने बाबू से कहा, पिताजी, दुकान का सारा सामान खत्म होने को है, पैसे दीजिए, मैं मार्केट से माल लाता हूँ। क्यों नहीं खत्म होगा? गांव वालों ने मुझे सब कुछ बताया है कि तुम कैसे ठेला चलाते हो। किसी भी ग्राहक को तुमने ढंग से पान बना के नहीं खिलाया। क्या करोगे तुम भविष्य में? देखो, मैंने कुछ पैसे जोड़कर गांव में 2 एकड़ जमीन खरीदी है, पूरे 10,000 रुपए में। अगर अगले 1 महीने में तुमने 10,000 नहीं कमाए तो मैं वो जमीन किसी अनाथ आश्रम को दान कर दूंगा। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ये सुनकर यश डर गया। अगले ही दिन वो जब ठेले पे बैठा था, यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, कुछ तो जुगाड़ करना होगा। 10,000 रुपये कहाँ से लाऊं? तभी पड़ोस के गांव का मुखिया अपनी कार में वहां आया। सुनो, परसों मेरे बेटे की शादी है और कल मेहंदी। दोनों दिन खाने के बाद मेहमानों को बढ़िया पान खिलाना है। मैंने तुम्हारे मीठे पान के बारे में बहुत सुना है। दिन के 200 पान लगेंगे और वहां आके तुम्हें ताजे ताजे पान मेहमानों को खिलाने होंगे। कर पाओगे? ये तो बहुत अच्छा मौका है पैसे कमाने का। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। उसने अपने दोस्त मोंटी और विकी को बुलवाया। सुनो, मैं बाजार से पान पत्ते और सुपारी लाता हूँ, तुम लोग इस लिस्ट में जो सामान लिखा है वो सब ले आओ। दूसरे ही दिन यश ने मुखिया के बंगले के बाहर लगे मंडप में पान का ठेला लगाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मीठे पान बना के वहां सजाए। खाना खा के एक मेहमान वहां आया। एक मीठा पान खिलाओ भाई, सौंफ डाल के। हाँ सर, अभी बनाता हूँ।
विकी जरा सौंफ देना। सौंफ मांगते ही विकी ने साबुन निकाल के यश को दिया। साबुन देख के यश ने विकी को एक जोर का थप्पड़ मारा। अरे उल्लू, सौंफ और सोप का अंतर नहीं पता तुझे? मूर्ख, इज्जत का फालूदा कराएगा क्या? फिर जैसे तैसे मैनेज करके यश ने मेहमानों को मीठा पान खिलाया। एक एक करके मेहमान आते गए। यश सबको पान खिलाता गया। थोड़ी देर के बाद सारे मेहमान चिल्लाने लगे। मेहमानों की हालत देख के मुखिया डर गया और यश के पास आया। ये क्या खिलाया तुमने पान में? सब लोगों के मुंह जल रहे हैं। यश ने मोंटी की तरफ देखा। अरे अच्छा वाला ब्रांडेड चूना लाया हूँ, पेंट की दुकान से। क्या तुमने दीवार पर लगाने वाला चूना डाला है पान में? यश डर गया। मूर्ख कहीं के, सारे मेहमानों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है तुमने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। यह कहकर मुखिया ने फोन लगा के तुरंत उस गांव के सीनियर इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर तीनों को चौकी ले गए और जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बाबू वहां आया। अब समझ में आया बेटा, टाइटैनिक बनाना और चलाना जितना मुश्किल है उतना ही ये पान बनाना भी। किसी भी काम को हल्के में मत लो। तुम तो बुद्धू हो ही, साथ में तुम्हारे ये दोस्त भी मूर्ख है। किसी भी चीज को बिना सीखे करने जाओगे तो यही नतीजा होगा। हमें माफ कीजिए पिताजी। ठीक है, मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है, वो तुम्हें छोड़ देंगे। वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठेला मैं संभाल लूंगा। अगले दिन से बाबू अपना पान का ठेला संभालने लगा। यश कॉलेज से आने के बाद कुछ समय ठेले पे बिताने लगा और बाबू का हाथ भी बटाने लगा। तो देखा दोस्तों, कोई भी काम अगर आप बिना सीखे, बिना समझे करने जाओगे तो अच्छे से कर नहीं पाओगे और खुद का ही नुकसान कर बैठोगे। तुम किस चीज का व्यापार कर रहे हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे व्यापार कर रहे हो। 6 महीने पहले कमल शादी करके अपने ससुराल रामपुर आई थी। उसका पति राकेश और ससुर किसी काम से बाहर गांव गए थे। घर में कमल और उसकी सास ही थी। अरे बहू, तुम्हारी पिताजी ने नया टीवी देने का वादा किया था शादी में, कहीं भूल तो नहीं गए? सास की बात सुन के कमल चकित हो जाती है। अच्छा, लेकिन पिछले महीने ही मेरे बाबूजी ने नया फ्रिज भेजा है, फिर अब टीवी? हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी मान ही नहीं रहे। बड़ा प्यार है तुमसे। सास की बात सुन के कमल सोच में पड़ती है। पता नहीं पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी शादी के लिए पहले ही उन्होंने इतना कर्जा उठाया है। कुछ दिन बाद कमल के ससुराल में बढ़िया सा एलईडी टीवी आ जाता है। सास बहुत खुश है, लेकिन कमल दुखी हो जाती है। पता नहीं पिताजी ने कैसे पैसे जुटाए होंगे इस महंगे टीवी के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कमल की सास कुछ और बड़ी चीज पाने की लालसा करती है। बहू, तुम्हारे पिताजी कार कब बुक कर रहे हैं? 1 महीना हो गया उन्होंने वादा करके। सास की बात सुन के कमल को झटका लगता है। जी, और एक कार? हमारे पास तो पहले से ही एक है ना। अरे उसमें एसी नहीं है ना, और बहुत छोटी भी तो है। और तुम्हारे पिताजी ने खुद ही हमें कार देने की मनीषा जताई, तो हम ना नहीं बोल सके। सास की बात सुन के कमल उलझन में पड़ती है। माँ जी, क्या मैं 2 दिन के लिए पिताजी के यहाँ हो आऊँ? कार कब तक आएगी ये भी देख लूंगी। कमल की बात सुन के सास खुश होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल जाना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अगले दिन कमल अपने मायके निकलती है। प्रणाम माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। कार तो आ ही जाएगी आज नहीं तो कल। लेकिन तुम लौटते वक्त अपने मायके से कुछ कीमती मूल्यवान चीज लेके आना। खाली हाथ मत लौटना। हाँ, नहीं, वो क्या है ना, नई दुल्हन के लिए अशुभ होता है, ऐसा मानते हैं। हे भगवान, इनकी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कमल अपने मायके पहुंचती है और अपने पिताजी से कार के बारे में पूछताछ करती है। क्या कार, और वो भी एसी वाली? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया है, और अब तो मेरी सारी जमा पूंजी भी खत्म हुई है। अब कमल के दिमाग में सारी बात सुलझ जाती है। अच्छा, मतलब सासू जी झूठ बोल रही है, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। 2 दिन पिताजी के घर रहने के बाद कमल अपने ससुराल लौटने की तैयारी करती है। प्रणाम पिताजी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, वो कार का क्या करे? तुम्हारी सास नाराज हो जाएगी तुमसे। नहीं पिताजी, अब चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ की 2 मूल्यवान चीजें अपने साथ ली है, सासू माँ खुश हो जाएंगी। कमल की बात सुन के गोपीनाथ उलझन में पड़ता है, लेकिन पिताजी को दिलासा देके कमल अपने ससुराल के लिए निकलती है। जब कमल अपने ससुराल आती है, सास बड़ी खुशी से उसका स्वागत करती है। आओ आओ बहू रानी, पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? जी बढ़िया है। पिताजी ने कार के बारे में कुछ कहा तुमसे? कब भेज रहे हैं?
जी जल्द ही आ जाएगी कार। कमल की बात सुन के सास फूले नहीं समाती। वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बहू। राकेश और तुम्हारे ससुर जी शहर से लौटेंगे ना और आंगन में नई बड़ी लंबी कार देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, वरना मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी वाड़ी का। जी माँ जी, मैं जानती हूँ। अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम खाली हाथ आई हो क्या? नहीं माँ जी, पिताजी ने तो बड़ी मूल्यवान चीजें भेजी है आपके लिए। कमल की बात सुन के सास की आंखें चमक जाती है। ओह, बड़े समझदार है हमारे समधी जी। दिखाओ तो क्या मूल्यवान उपहार भेजा है उन्होंने हमारे लिए। कमल अपनी बैग से 2 छोटी पोतलियां निकाल के उन्हें दिखाती है। वो देख के सास की आंखें फूल जाती है। माँ जी, क्या मैं आपको ये उपहार रात के भोजन के बाद दिखा सकती हूँ? लेकिन क्यों बहू? जी दरअसल उन्हें पोतली में से निकालने का मुहूर्त पंडित जी ने दिया है और वो रात में है, इसीलिए। कमल की बात सुन के सास मन ही मन खुश होती है। उसे लगता है कि उस पोतली में हीरे की चमचमाती अंगूठी या फिर मोतियों की माला होगी। लगता है समधी जी ने बहुत ही मूल्यवान उपहार भेजा है मेरे लिए। हाँ ठीक है ठीक है, जैसे तुम सही समझो। एक काम करना, इस खुशी में आज भोजन में कुछ पकवान बना दो। खीर बना दो, नहीं तो गाजर का हलवा ही बना दो। राकेश और उसके पिताजी भी बिजनेस ट्रिप से आज आने वाले हैं ना। जी माँ जी, जैसे आप कहे। रात को सारे खाना खाने बैठते हैं। कमल खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सास पहला निवाला लेती है उसका मुंह कड़वा हो जाता है। बहू, अरे ये क्या, सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं है। हाँ बेटा, और खीर में भी बिल्कुल स्वाद नहीं है। शायद तुम चीनी डालना भूल गई हो। कमल अंदर जाके मायके से लाई 2 छोटी पोतलियां लेके आती है। ये क्या है बहू, पहले नमक चीनी तो लाओ। जी ये वही है। कमल की बात सुन के सास, ससुर और उसका पति राकेश उलझन में पड़ते हैं। क्या तुम अपने मायके से चीनी और नमक लाई हो? जी। कमल की बात सुन के सास ससुर अचरज में पड़ते हैं। राकेश थोड़ा गुस्सा होता है। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन ये तुमने बहुत गलत किया है। हाँ बहू, राकेश ठीक कह रहा है। तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कमल हल्का सा मुस्कुराती है। जी मैंने तो सिर्फ माँ जी की इच्छा पूरी की है। कमल का जवाब सुन के ससुर और राकेश अचरज से सास की तरफ देखते हैं। सास जरा सी डर जाती है। माँ, क्या कमल सही कह रही है? नहीं बेटा, मैंने ऐसे नहीं कहा था कि अपने मायके से चीनी और नमक ले आना। माँ जी, लेकिन आप ही ने मुझे कहा था कि अपने मायके से वहाँ की कुछ मूल्यवान चीजें लेके आना, वरना अशुभ माना जाता है। कमल की बात सुन के सास गड़बड़ा जाती है। कुछ भी मत बोलो बहू, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? माँ जी, मेरी स्वर्गवासी माँ हमेशा कहती थी कि चीनी और नमक हमारी गृहस्थी की बहुत मूल्यवान चीजें हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहती थी वो? क्योंकि अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो हमारा भोजन फीका हो जाएगा और उस कारण हम भोजन का पूरी तरह से आस्वाद नहीं ले पाएंगे और बिना रुचि के हमारा जीवन भी नीरस हो जाएगा। हाँ, ये तो लाख पते की बात की है तुम्हारी माँ जी ने। बिना स्वाद जिंदगी मतलब बिना सुगंध के फूल, बिना पानी की नदी और बिना सुर के कोयल। जी पिताजी, बिल्कुल यही कहना था मेरी माँ का भी। बातचीत चल रही थी, तभी कमल के ससुर के दिमाग में कुछ विचार आता है। 1 मिनट बहू, इसका मतलब तुम्हारी सास तुम्हें मायके से कुछ ना कुछ कीमती लाने को कहती है। तो क्या ये टीवी और फ्रिज भी इन्हीं की डिमांड थी? कमल अपनी सास को देखती है। सास की गर्दन शर्म से झुक जाती है। नहीं नहीं पिताजी, वो तो मेरे बाबूजी की इच्छा थी। तो फिर इस बार माँ ने मूल्यवान वस्तु की डिमांड क्यों की थी? कमल मुस्कुरा के कहती है, वो शायद माँ जी मेरी परीक्षा ले रही थी कि मैं सचमुच समझदार हूँ या नहीं। ठीक कहा ना माँ जी? हाँ, बहुत ठीक कह रही है। कमल की बात सुन के राकेश और ससुर हंस पड़ते हैं। फिर तो तुम अव्वल नंबर से पास हुई हो। क्यों भाग्यवान, ठीक कहा ना मैंने? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे इस गृहस्थी की कोई चिंता नहीं। मैं 4 धाम यात्रा के लिए बेझिझक जा सकती हूँ। कमल रसोई में साफ सफाई कर रही है, तभी उसकी सास वहां आती है। बहू, मुझे माफ कर देना। मेरी लालच की वजह से तुम्हारे पिताजी को बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी होगी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आपने अपनी गलती मान ली, ये आपका बड़प्पन है। कमल की बात सुन के सास संतुष्ट होती है और उसे आशीर्वाद देती है। सचमुच मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो तुम्हारी जैसी संस्कारी, क्षमाशील और विचारी बहू हमारे घर आई है। जुग जुग जियो बेटा।
अजय ने शहर में अपनी एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान शुरू की थी। टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से दुकान अच्छी चल रही थी और अजय बढ़िया मुनाफा भी कमा रहा था। अजय बेटा, पिछले महीने तुमने लगभग 10,000 का मुनाफा कमाया है। तुम तो बड़ा अच्छा तोलमोल कर लेते हो। जी पिताजी, ये तो शुरुआत है, आगे देखिए, आपका ये बेटा हर दिन 10,000 रुपए कमाएगा। अजय के पिताजी को पता था कि अजय बचपन से ही सौदेबाजी में बहुत होशियार है। क्यों नहीं, जरूर, बस अपनी इस प्रतिभा पे कभी गर्व मत करना। दिन बीतते गए। अजय का अपनी सौदेबाजी की हुनर का घमंड बढ़ता गया। एक दिन अचानक उसे किसी काम से गांव जाना पड़ा। पिताजी, 2 दिन के लिए आप दुकान संभालिए, मैं गांव जाके अपनी जमीन का सौदा करके आता हूँ। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, पैसे संभाल के लेके आना। अजय अपने गांव पहुंचता है और जमीन के खरीदारी का सौदा पूरा कर लेता है। चलो, सोचा था उससे दुगना मुनाफा हुआ है। वैसे भी ये बंजर जमीन कुछ काम की नहीं थी। अब वक्त है तो थोड़ा घूम लेता हूँ। अजय गांव में सैर सपाटे के लिए निकलता है। उसे रास्ते में कुछ पहचान वाले लोग मिलते हैं। कैसे हो अजय, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ चाचा, वो दुकान में बिजी रहता हूँ ना। पिताजी कैसे हैं? जी एकदम बढ़िया, दुकान में मेरा हाथ भी बटाते हैं। अजय वहां से आगे बढ़ता है और रास्ते में एक शानदार बंगला उसका ध्यान खींच लेता है। ओह, बहुत ही शानदार घर बनाया है, लगता है कोई नया परिवार रहने आया है। अजय को एक गांव वाला वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। सुनिए दादा, ये कोठी किसकी है? गांव में नहीं लग रही है। हाँ, प्रजापति मारवाड़ी की कोठी है। बड़ा कंजूस इंसान है, चाय में गिरी मक्खी भी चूस लेता है। उसके साथ तोलमोल करने का मौका मिल जाए तो मजा आएगा। अजय उत्सुकता से बंगले के पास पहुंचता है और अंदर झांक के देखने लगता है। तभी उसका ध्यान बगीचे में बैठी एक बिल्ली की ओर जाता है, जो एक पुराने से कटोरे में दूध पी रही है। ओहो, ये कटोरा तो बड़े अजीब आकार का है, प्राचीन भी लग रहा है। इसे दुकान में बेचने रखूं तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, 2-3 लाख तो आराम से मिल जाएंगे। तभी प्रजापति मारवाड़ी बंगले से बाहर निकलता है और पूजा के लिए बगीचे के पौधों से कुछ फूल तोड़ने लगता है। ये अच्छा मौका है इस कटोरे के बारे में पूछने का, लेकिन अगर मैं सीधा कटोरा मांगूंगा तो इन्हें शक हो जाएगा। क्यों ना मैं पहले बिल्ली का सौदा करूं। अजय उस मारवाड़ी के पास पहुंचता है। प्रणाम, मैं अजय इसी गांव का हूँ, अब शहर में रहता हूँ। अच्छा, हम तो शहर की महंगाई से त्रस्त होके यहाँ गांव में लौटे हैं। थोड़ी बातचीत के बाद अजय उसे बिल्ली के बारे में पूछता है। क्या मैं आपकी ये बिल्ली खरीद सकता हूँ? क्यों? बहुत ही प्यारी है, सोच रहा था मेरी बेटी के लिए खरीद लूं। प्रजापति थोड़ा सोच में पड़ता है। क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये बिल्ली मेरे माँ की बड़ी चहेती थी, अब माँ नहीं रही, लेकिन ये बिल्ली अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। प्रजापति की बात सुन के अजय सोच में पड़ता है। अच्छी कहानी बनाई है, ये शायद मुझे बेवकूफ समझ रहा है। अजय मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो हो गया उसके बारे में सोच के आने वाला कल खराब करना शायद गलत होगा ना। अजय अपनी तरफ से प्रजापति मारवाड़ी को बिल्ली का सौदा करने के लिए राजी करवाने की पूरी कोशिश करता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्ली हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। जी बिल्कुल, आप जो दाम बोलेंगे वो मैं दे दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस प्यारी बिल्ली के 10,000 ठीक रहेंगे। 10,000 सुन के अजय मन ही मन चिढ़ जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे भी मुझे कहाँ इस बिल्ली में इंटरेस्ट है, मुझे तो वो लाखों का कटोरा चाहिए। जी ठीक है, मैं तैयार हूँ। अजय तुरंत अपनी बैग से 10,000 रुपए निकालकर मारवाड़ी को देता है। मारवाड़ी तुरंत वो बिल्ली अजय को दे देता है। ये लीजिए, अच्छे से ख्याल रखिए इसका। बिल्ली लेके अजय निकल पड़ता है और कुछ कदम चलने के बाद वापस लौट आता है। प्रजापति जी, मैं सोच रहा था जबकि ये बिल्ली मैंने खरीद ली है, उस टेढ़े मेढ़े कटोरे का आप क्या करोगे? बात तो सही है। अच्छा होगा अगर वो कटोरा भी आप मुझे दे देंगे, ताकि बिल्ली को उसी कटोरे से दूध पिलाऊंगा। बिल्ली को भी इसकी आदत हो गई होगी ना। प्रजापति सोच में पड़ जाता है। आप चाहे तो मैं इस पुराने कटोरे के 100-200 आपको दे दूंगा। अजय की बात सुन के प्रजापति उस पर हंसने लगता है। अजय चकरा जाता है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं ये कटोरा किसी भी हाल में नहीं बेच सकता। भला वो क्यों? पता नहीं, लेकिन इस कटोरे की वजह से मैं अब तक 8 से 10 बिल्लियां बेच चुका हूँ। अब आप ही बताइए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बेचने में कोई अकलमंदी है क्या? प्रजापति की बातें सुन के अजय का चेहरा उतर जाता है और वो अपने रास्ते निकल पड़ता है।
पिताजी ठीक कह रहे थे। मेरी घमंड की वजह से आज मुझे अच्छा सबक मिला। जिंदगी में पहली बार घाटे का सौदा किया है मैंने।